कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में सलाम। मेरा ख्याल है कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो दास्तान गो है, बूढ़ा शख्स बैठा होता है, कहानियाँ सुनाता रहता है, इसने हमें फूलों वाली वादी या फूलों वाली पहाड़ी के किस्से सुनाए, ज़ाफ़रान की वादी के किस्से सुनाए, अपनी बचपन की जो यात्रा थी कश्मीर की, जब इसने अखरोट खाए, बर्फ़ के पुल पर से गुज़रा और डल लेक में सुर्ख मछलियाँ उसके शिकारे के पीछे पीछे चली आती थी, ये सब किस्से सुनाए। तो ये सारे किस्से तो उस कश्मीर के हैं, हमारे इस कश्मीर का क्या हुआ? नेचुरली ये दोनों इंटेग्रल पार्ट हैं। तो आज हम इस कश्मीर के किस्से बयान करेंगे। जनाब, ये किस्सा है आज से तकरीबन 68 साल पहले का, मेरा ख्याल है कि 1955। तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड था उसके ऊपर एक नोटिस लगा हुआ था और उसकी हेडलाइन थी किशन गंगा एक्सपीडिशन, कि एक एक्सपीडिशन जा रही है किशन गंगा, और जिसने जिसने जाना है वो ख्वाजा साहब जो फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं उनके पास हाज़िरी दे, फ़िज़िकल चेकअप होगा। अच्छा, ये वो दिन थे जब हम बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा करते थे, और जब हर दरख्त सरसब्ज़ लगता था और हर बतख जो है वो राजहंस दिखाई देती थी। चुनांचे हमने ज्वाइन कर लिया, हमें कहा गया कि आप फिज़िकली फ़िट हैं, और उसके बाद एक फ़हरिस्त दी गई कि ये अशिया होनी चाहिए। वो अजीब-ओ-गरीब अशिया थी, पहली मरतबा उनका नाम सुना था, मालूम हुआ कि लंडे बाज़ार से मिलती हैं। उसमें मसलन सरे फ़हरिस्त था रुकसैक, स्लीपिंग बैग, लॉन्ग ट्रैकिंग बूट्स, ब्राउन स्वेटर, ऊनी जुराबें वगैरह वगैरह हैं ना, आई सैक्स, हाँ वो भी उसमें शामिल था। तो हम लंडे बाज़ार गए, ताज़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो जितने गोरे मरे थे ना उन सब का जो सामान था, फ़ौजी सामान, वो लंडे बाज़ार में मिलता था। अब बाकी सारा सामान तो मिल गया, बाकी लड़कों ने भी लिया। एक ट्रेजेडी अलबत्ता हो गई, मैंने जो बूट लिए बहुत उम्दा चरमी बूट थे किसी गोरे के, वो गलती से एक 10 नंबर का ले लिया, एक 9 नंबर का ले लिया। वो वहाँ चेक नहीं किया, और जब वो ट्रैक शुरू हुआ है तो हम लॉर्ड बायरन की तरह मतलब यूं करके ना लंगड़ाते हुए चलते थे। कहते हैं कि भाई उस ज़माने की ख़वातीन जो है वो इसी अंदाज़ की आशिक हो गई थी, और लोग जो थे लॉर्ड बायरन की तत्बों में उसी तरह लंगड़ा के चलते थे। बाहर तौर ये ख़बर जब पहुंची अम्मी जान को तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, उनका मैं तो नहीं जाने दूंगी। आप जानिए हम कुछ 16-17 साल के थे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ किशन गंगा कहाँ पे है, और वहाँ रीछ होंगे और मेरे बच्चे को रीछ उठा के ले जाएगा। अब रीछ अपने ही हम शक्ल और अपने ही रंग वाले एक बच्चे को क्यों कर उठा के ले जाएगा, कोई गोरा चिट्टा बच्चा उठा के ले जाए तो बात भी है। बहरहाल वालिद साहब ने उन्हें राज़ी कर लिया, और इसकी बुनियाद जो थी ना रीछों की, वो एक और किस्से पर थी जो वालिद साहब ने सुनाया था। उनका कहना था कि वो कश्मीर में कहीं जा रहे थे, बस में बैठे हुए, तो उनके नेक्स्ट जो आदमी बैठा हुआ था कश्मीरी, उसने निक्कर टाइप एक लंगोट पहना हुआ था और उसकी तमाम टांगों पर धब्बे थे जिस तरह कोई बीमारी लाक होती। तो वो कहने लगा कि मैं ये इसलिए पहनता हूँ कि इनको हवा लगनी चाहिए वरना दर्द होती है। तो वालिद साहब ने पूछा ये क्या हुआ क्या है? कहने लगा कि मैं एक लकड़ आ रहा हूँ, एक रोज़ मैं अपने गाँव से नज़दीकी जंगल गया और वहाँ रीछ बहुत होते, और रीछ हमें कुछ कहते नहीं थे। ख़वातीन ज़रा जब इंसान और जानवर जो हैं अगर वो निडर हों, उनको ये खदशा ना हो कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो वो बखूबी एक दूसरे के साथ गुजारा कर सकते हैं, वो कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन कहने लगा कि एक रीछ आया, बड़ा बदतमीज़ किस्म का रीछ था, और वो सीधा खड़ा हो गया अपने दोनों पाँव पे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपकी इतला के लिए जो कनाडा में मुझे दी गई थी कि रीछ जब दोनों टांगों पे खड़ा होता है तो इंसान खौफज़दा हो जाता है कि ये मुझ पे हमला करने वाला है। ऐसा नहीं होता। रीछ की आंखें बड़ी कमज़ोर होती, जब वो दूर का मंजर देखना चाहता है ना तो वो यूँ उठ के सीधा होकर देखता है। तो बाहर तौर उस चरवाहे का कहना था कि वो रीछ जो था करीब आया, और मैंने खौफज़दा होकर, और कुछ चीज़ थी मेरे पास नहीं थी, मैंने उसको जफ़ा मार लिया। इन टर्न उसने भी जफ़ा मार लिया। अब मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, वो भी ज़ोर लगा रहा है, और हम दोनों एक दूसरे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और यकदम मैंने महसूस किया कि कोई तेज़ाबी चीज़ मेरी टांगों में पड़ रही, और एक्चुअली ये उसका डिफेंस मैकेनिज़्म था रीछ का कि वो यूरिनेट कर रहा था, पेशाब कर रहा था, और वो बिल्कुल तेज़ाब था। तो कहने लगा कि उसके बाद मैंने उसे छोड़ा तो वो भाग गया, और उसके बाद आज तक
तो वालदा साहबा को भी यकीन था कि इस किस्म का रीच मुझे उठा के ले जाएगा। बाहर तौर एक्सपीडिशन शुरू हुई और माइंड यू ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली एक्सपीडिशन थी, यानी ट्रैकिंग एक्सपीडिशन किसी भी कॉलेज की। तो सबसे पहले हम बालाकोट के ज़रिए गए, नारान गए, कश्मीर आ जाता अभी थोड़ी देर के बाद। तो नारान में क्या था, 2 तंदूर थे, एक रेस्ट हाउस था, गुजरों के झोंपड़े थे, एंड दैट इज़ ऑल। और वहाँ पाकिस्तान का पहला यूथ हॉस्टल भी बना था जिसकी हमने मेंबरशिप ली, और उस मेंबरशिप का मेरा है नंबर 3 था, मेरा नंबर जो है। वहाँ से पैदल सफ़र शुरू हुआ। बाटाकुंडी एक रेस्ट हाउस था, 2-3 और झोंपड़े वगैरह थे, इसके सिवा कुछ नहीं था। तो बाहर तौर इन शॉर्ट हम जब पहुँचे हैं बहुत बड़ा एक ग्लेशियर अबूर करके, तो हमारा जो आखिरी मंजिल थी वो रत्ती गली पीक थी, 16,500 फुट की बुलंदी पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो टोटली बर्फ़पोश थी और धुंध थी, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। मैं अपना बॉक्स कैमरा लेके गया था, कहीं कोई की तस्वीर होगी कि हम सब खड़े हुए हैं अपने आई सेक्स लेके, और धुंध की वजह से वो बहुत धुंधली तस्वीर है। उसको हमने ज़ाहिर नारे वारे लगाए कि ये समिट हमने की है। उस ज़माने में अभी ये K2 वगैरह भी फतह नहीं हुई थी। जब हम दूसरी जानब उतरे हैं तो वो एक ऐसा मंज़र है जिसके ख्वाब मैंने पूरी ज़िंदगी देखे, और मैंने इसको बयान करने की कोशिश की है, वो बयान नहीं हो सकता। वो एक फैंटसी थी, वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक ह्यूला था, एक कहीं आसमानों से उतरी हुई कोई शय थी जो हमारे सामने आई, जो हमने पहले देखी नहीं हुई थी। जब हम दूसरी तरफ उतरे हैं तो वहाँ पे एक वादी थी और वहाँ हर जानब फूल थे, और फूलों के दरमियान में सर्द पानी, जो ग्लेशियर जो था रत्ती गली का, उसमें से निकलने वाली सर्द नहरें थी छोटी छोटी, और उनके ऊपर तितलियाँ थी, और उससे पार ब्लू रॉक्स थी ज़रा सा दूर, और ब्लू चट्टानें जो थी उनके दरमियान में एक झील थी, और वो बहुत ही नीली झील थी, शफीक और रहमान की नीली झील की तरह थी। और हमने दूर से देखा तो उसमें बर्फ़ के तोते तैर रहे थे, और मुझे अब तक याद है, यानी इतना अर्सा गुजर गया है कि ऊपर नीली चट्टानों में से एक आबशार नीचे गिर रही थी झील में, और जब कोई तोता उसके नीचे आता था तो जाहिर है कि उसकी फोर्स से वो फिसलता था और तैरता चला जाता था, और यूँ लगता था जैसे एक सफ़ेद राजहंस तैरता चला जा रहा है। हमने उस झील को देखा नहीं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। बहुत अरसे के बाद मैं फिर उसी ट्रैक पर गया, 50-60 साल के बाद, ये देखने के लिए कि क्या वो झील वहाँ मौजूद है या नहीं। ये दूधीपत की तरफ से, सराल झील की तरफ से, सराल झील में तोते थे, लेकिन फिर वो झील जो थी, मेरा ख्याल है कि ये लिखा गया था कि मैं उसको नहीं देख सकता, हमारे एक साथी बीमार हो गया। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम रत्ती गली पीक पे गए और हम इतने मायूस हुए क्योंकि बिल्कुल उस स्पॉट थी, चट्टानें थीं और धूप निकली हुई थी और बर्फ़ का एक ज़र्रा नहीं। यानी ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इस तरह असरअंदाज हो रहा है कुर्राए अर्ज़ पे, और हम ध्यान नहीं कर रहे कि आज से 50-60 साल पहले जहाँ ग्लेशियर ही ग्लेशियर थे और धुंध थी, वहाँ पे बेर चट्टानें थी। तो बाहर था, और वहाँ से हम उतरे उस जादुई वादी से, तो हम दवारियाँ आके उतरे। दवारियाँ भी एक छोटा सा कस्बा था, और वहाँ हम एक कोई थी छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ ठहरे। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया। वो हुआ ये कि यहीं से शुरू होता था दरियाए किशन गंगा, और किशन गंगा के ऊपर एक पुल था, पुल के दूसरी जानब इंडिया था। अभी बहुत दिन नहीं हुए थे पार्टीशन को, तो हमारा एक लड़का था शफीक, वो चलता हुआ पुल पार कर गया और उसको इंडियन सिपाहियों ने पकड़ लिया। और जब हमें पता चला तो ज़ाहिर हम बहुत फिक्रमंद हुए। तो मुझे याद है कि वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ऑब्वियसली मौजूद थी, उसमें एक मेजर साहब थे। मैंने इतना खूबसूरत मेजर कभी नहीं देखा, सफ़ेद रंग था उनका, मेरा ख्याल पठान थे, और चेस्टनट अखरोट जैसी मूँछें उनकी, और उसी रंग के घोड़े पर वो सवार थे। तो उन्होंने हमें तसल्ली दी कि बच्चों आप फिक्र ना करें, मैं जाता हूँ। वो दूसरी तरफ गए, वहाँ गुफ्त व शुनीद की,
और वो शफीक को वापस ले आए। उनका कहना था कि कभी कभार गलती से उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं। चुनाचे थोड़ी सी बातचीत हुई है और ये वापस आ गया। अब वहाँ से सफ़र शुरू हुआ किशनगंगा के किनारे। ये तब किशनगंगा था, अभी नीलम नहीं हुआ था। और इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत रिवायत थी। मैं ज़ाहिर है बेशतर रिलीजियस सब कॉन्टिनेंट के जो रिलीजन है इनमें मिथ्स होती हैं, अगर आप बिलीव करते हैं या नहीं करते ये अलग बात है। तो उनका कहना था कि हुआ ये कि कोई गांव था, वहाँ पे एक बहुत बदतमीज़ किस्म का देव आ गया और उसने गांव वालों से कोई डिमांड की खाने पीने की। गांव वाले गरीब थे, उसे दे न सके तो तैश में आ गया। तो उसने एक घड़े में जितना पानी था इर्द गिर्द वहाँ पे तालाबों का, झीलों का, जहाँ भी, वो उसने घड़े में भरा और ले गया। अब गांव वाले क्या करते हैं, उनके पास पानी नहीं था। तो कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण से दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप इस देव को रोको, ये हमारा सारा पानी लेके जा रहा है। तो कृष्ण ने एक दो मुँहा तीर जो होता है, एक तीर के आगे दो होते हैं वो नोकें, वो चलाया, वो उस घड़े में लगा और वहाँ दो सुराख हुए से। एक में से जो पानी निकला वो दरियाए किशन कहलाया, दूसरे में से जो पानी निकला वो दरियाए गंगा कहलाया, और जब वो मिले तो वो किशन गंगा हो गए। अब हम वापस आ रहे हैं एक शाम, बहुत थके हुए और बिल्कुल वीराने थे। अब हम मुजफ्फराबाद की जानब जा रहे थे, कोई जीप वगैरह नहीं होती थी। तो मैं और हमारी मुहिम का बावर्ची, हम आगे आगे जा रहे थे, बातें कर रहे थे और नीचे किशनगंगा शोर मचा रहा था और झुटपटा सा था, शाम उतरने को थी। और एकदम हमारे सामने यूं जैसे ब्लैकआउट हो जाता है ना, जिस तरह कुछ भी दिखाई नहीं है, यानी एक ब्लैक स्क्रीन आई है और उसी लम्हे वो ब्लैक स्क्रीन हमारी नज़रों से गायब हो गई। देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से आई थी। एट दैट मोमेंट वो बिल्कुल हमारे सामने गिरी, जब हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, और वहाँ से गेंद की तरह उछल कर लुढ़कती हुई दरिया किशनगंगा में चली गई। यानी ये नसीब की बात है ना कि हम किशनगंगा में कब के दफन हो चुके होते अगर नसीब साथ ना देते। मुझे याद है इसी तरह चलते चलते, और हम बहुत थक गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे, हमें आदत ही नहीं थी इस किस्म की कोपैमाई की। बाहर तौर कोई एक वीरान सी जगह आई, दो चार झोंपड़े थे, और उन झोंपड़ों के पार उन्होंने कहा कि जी ये एक कदीम खंडर है, आज से 2000 साल पुराना, और इसका नाम है शारदा। और वो जो दुकानदार थे उनको कतई तौर पे मालूम नहीं था कि ये शारदा होता क्या है। बहरहाल इसके बारे में बाद में बात होगी। लेकिन ये है कि एक और मंज़र जो अब मैंने रिसेंटली भी देखा है, जिसने मुझे बहुत दुख दिया, और वो ये है कि एक ऐसा मुकाम आता है, शायद टीटवाल या क्या है, मुझे अब नाम याद नहीं है, वहाँ पे दरियाए जो किशनगंगा है यानी नीलम, उसका पार्ट बहुत छोटा हो जाता है, और उधर के लोगों के रिश्तेदार इधर हैं, इधर के लोगों के रिश्तेदार उधर हैं। चुनांचे वो पत्थरों में ख़त बांध के वो फेंकते हैं, और उनमें कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसकी थ्रो बहुत होती है, तो ख़ास तौर सब नहीं फेंकते, वो उसको देते हैं। कुछ ख़त जो होते हैं वो इधर पहुंच जाते हैं और कुछ ज़ाहिर है डूब जाते हैं। ये मंज़र तब मैंने देखा, 2-3 साल पहले भी मैंने देखा। तो मुझे इस बात पे एक अजीब मतलब सरहदें ट्रेजिडी भी क्रिएट करती हैं कि उस पार का जो बंदा है अगर यहाँ पे खड़े हुए अपने रिश्तेदार को मिलना चाहता है तो कितने पापड़ बेलता। वो वहाँ से पता नहीं श्रीनगर जाएगा, वहाँ से प्लेन लेके दिल्ली जाएगा, वहाँ पे कोई 1 महीना वीज़े के लिए, फिर वहाँ से अमृतसर आएगा, फिर लाहौर आएगा, लाहौर से मुजफ्फराबाद जाएगा, और बिल आखिर
उस गांव में पहुंचेगा जहां पे उसके रिश्तेदार रहते हैं। और आया वो कहाँ से है, ये जो किशनगंगा, सॉरी बार बार कह रहा हूँ, किशनगंगा, नीलम, उसके पार, वहाँ से वो आया। अच्छा, जब हम वापस आए हैं लाहौर तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा हीरोज़ की तरह इस्तकबाल किया गया और अनाउंस किया गया कि इन सब लड़कों को माउंटेनियरिंग का कलर, गवर्नमेंट कॉलेज का माउंटेनियरिंग का कलर, वो पहले कलर थे जो दिए गए। तो उसी हिसाब से मुझे याद है कि अशरफ अमान जो है और इवन नज़ीर साबर, वो कहते हैं जी आप हमसे सीनियर को पैमा हैं, आपके पास कलर तब था जब हमने अभी को पैमाई शुरू नहीं की थी। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, मैंने शारदा का तज़किरा किया और ये बहुत अहम साइट है, इसीलिए मैंने इसके कुछ नोट्स तैयार किए हैं ताकि इसकी कोई इम्पोर्टेंस रह ना जाए। यानी इसको शारदा पीठ कहते हैं, यानी शारदा की निशिस्त आप कह लें। और शारदा जो है वो एक देवी भी थी, कई कहते हैं कि सरस्वती देवी जो थी वहाँ उसका आस्थाना था और पूरे कश्मीर से जो हिंदू हैं वो वहाँ पे आया करते थे उसका दीदार करने। और सूरज मंदिर और अमरनाथ और शारदा, ये तीन इनके सबसे मुक़द्दस मुकामात थे। इसकी तारीख़ जो है, कई कहते हैं कि 2000 साल पहले तक जाती, और जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और ये उस इलाके की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहाँ पे थी। और जो निसाब था उसमें आर्किटेक्चर भी था, फ़िलासफ़ी भी था, मज़हब भी था और इस तरह 3-4 बहुत मॉडर्न। तो माता शारदा देवी कहलाती थी। ये LOC से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। और जब देखें, जब हिंदुओं का राज ख़त्म हुआ, बाकी सारा मुसलमान आए बाद में, मुसलमानों ने भी इसका तक़द्दुस बरकरार रखा। और मैंने मकबूजा कश्मीर में 1-2 बिल्डिंग्स देखी हैं जो बिल्कुल जिस तरह शारदा के 2 पिलर्स हैं ना, एग्जैक्टली उसी नौइयत की हैं। शायद वो उसी उन्हीं अपना हो वक्तों की। अल बैरूनी ने ज़ाहिर है कि वो जो हिंद के बारे में किताब लिखी, उसमें वो लिखता है उस शारदा के बारे में, अल्दो वो गया नहीं, तो उसका ये ख्याल है कि वहाँ पे लकड़ी का एक बुत पड़ा हुआ। लेकिन अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है और वो कहता है कि ये खूबसूरत शारदा मंदिर है और ये दरियाए माधोमती के किनारे है। अच्छा, अब देखिए ना कि ये अजीब इत्तेफाक है कि इसका नीलम का पहला नाम माधोमती रिवर होता था, अबुल फजल ये लिखता है। उसके बाद ये किशनगंगा हुआ, उसके बाद ये नीलम हुआ। कल क्या होगा इसके बारे में तारीख़ जानती है, क्योंकि ये तारीख़ में नाम तो चेंज होते रहते हैं लेकिन ना दरिया चेंज होते हैं, ना शहर चेंज होते हैं, ना उनकी खसलत चेंज होती है। तो शारदा सेंटर के बारे में एक मुझे बड़ी खुशी है कि मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी जो है वहाँ बाकायदा एक शारदा पे रिसर्च करने के लिए एक पूरा सेंटर मौजूद। तो ख़्याल ये आता है कि जिस तरह करतारपुर का कॉरिडोर खोल दिया गया, उसी तरह अगर कोई दिफाई मसाइल ना हो, नेचुरली वो टॉप पे है हमारे दिफा जो है मुल्क का डिफेंस, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर उसमें कोई माने ना हो तो कुछ हर्ज नहीं कि उनके लिए एक कॉरिडोर जो है करीब ही है, दरिया पार से ही उन्होंने आना है, वो एक शारदा कॉरिडोर भी खोल दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरी नज़र में शायर वो बड़ा होता है जो इस्तारे और सिंबल मुस्तार ना ले, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो सरज़मीन है, जो लैंडस्केप है,
उसमें जो उगता है, जो फूल उगते हैं, जो दरख्त खिलते हैं उनके भी फूल होते हैं, और जो फसलें होती हैं वो उसका सिंबल बने, तमाम इस्तारे उस वो वहाँ से अखज़ करे। अब मसलन एक शायर हैं शिव कुमार बटालवी, और बाज़ लोग कहते हैं कि उनकी कुछ नज़में बुल्ले शाह के करीब तर चली जाती हैं, यानी इतने बड़े शायर हैं, और वो भी सिंबलिज़म में पंजाब इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो कहते हैं कि रूप तेरे दियाँ खिड़ियाँ कमियाँ। अब कमियाँ क्या है कि यानी तुम्हारे रूप की कमियाँ खिल गई हैं। ये हमारे जौहरों में आम जो बूटी होती है ना, उसमें काशनी रंग के फूल खिलते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो वो कहता है कि तुम्हारा रूप ऐसे खिला है जैसे वो जौहर में बूटी के साथ जो काशनी रंग के फूल होते हैं। इसी तरह ख्वाजा फरीद ने, आप जानते हैं कि जिस तरह रोही को, सहरा को महबूब किया, यानी ये लोग महबूब कर लेते हैं उन सिंबल्स को, तो वो कहते हैं कि विच रोही दे राहदियाँ नाजुक नाज दियाँ जटियाँ, राती करन शिकार दिलां दे देहें वलोड़न मटियाँ। इसी तरह ही कश्मीर के एक मॉडर्न शायर हैं अब्दुल आहद आज़ाद, और वो अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासर है, इनकलाबी शायर भी कहलाते हैं, और उन्होंने किस चीज़ को अपना महबूब ठहराया है अपनी शायरी में? ग्लेशियर्स को, बर्फ़ के एक तोदे को। वो हमा वक्त बर्फ़ के तोदे से मुखातिब होकर शायरी करते हैं, और ये लोग, ये रम्ज़ सिर्फ वही लोग पहचान सकते हैं जो पहाड़ों को जानते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो ग्लेशियर है वो ज़िंदगी है। अगर ग्लेशियर नहीं तो सब कुछ उजड़ जाता है, खंडर हो जाता है। इसीलिए जब बर्फ़ें ज़्यादा पड़ती हैं तो पहाड़ों के लोग खुशी मनाते हैं कि जितनी बर्फ़ पड़ेगी और जब पिघलेगी उतने ज़्यादा पानी नीचे आएंगे, और उसी तरह खेतियाँ जो हैं वो सैराब होंगी। बल्कि आपकी इतला के लिए, अगर आपको यकीन ना आए, ये कोई नाकाबिले यकीन सी बात है, तो आप वकार साहब से पूछ सकते हैं, ये खासे इंसाइक्लोपीडिया है कि नॉर्दर्न एरिया में एक तो ये है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट किए जाते हैं, ये पुराना एक सिस्टम है, और मादा और नर ग्लेशियर की शादी होती है, या बाकायदा। वाइट ग्लेशियर जो है वो नर कहलाता है, और जो डार्क ग्लेशियर है वो मादा कहलाता है। और किसी ऐसे मुकाम पर जहाँ उनको ज़रूरत होती है कि यहाँ कोई अगर ग्लेशियर हो और वो पिघले तो हमारी खेतियाँ सैराब हो सकती हैं, वो ऊपर जाते हैं, और उस गांव के जो अहम लोग हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, वो उनके साथ जाते हैं, और उनके साथ मस्जिद के इमाम भी जाते हैं, और दोनों ग्लेशियर वहाँ दो तोज़े ले जाते हैं, उनको मिला के बाकायदा मतलब निकाह पढ़ा के सॉर्ट ऑफ उसके ऊपर भूसा वगैरह डालते हैं, और फिर पुराने कोई उनके हैं मंत्र कह लीजिए या दुआएं वो मांगते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जुड़ जाते हैं ग्लेशियर। और जब अगले साल बर्फ़ पड़ती है, ज़ाहिर है जब बर्फ़ पड़ती है अगर वो प्लेन जगह पे पड़े तो वो पिघल जाती है, लेकिन अगर उसके नीचे भी बर्फ़ हो तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक ग्लेशियर बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे शायर हैं कश्मीर के अब्दुल आहद आज़ाद, ये जानते थे कि ग्लेशियर कितनी अहम चीज़ है और ये पहाड़ों के लिए ज़िंदगी है। तो आप देखें कि अपने कलाम में वो ग्लेशियर से मुखातिब है, यानी महबूब है उनका ग्लेशियर। और काफ़ी मेरे पास शेर हैं, लेकिन चंद एक मैं आपके सामने पेश करूँगा कि तेरी वजह से नदी, नालों, चश्मों और तालाबों को ज़िंदगी मिलती है, ए बर्फ़ के तोदे तुझसे ही हमारी हयात को शान मिलती है। फिर वो कहते हैं कि ए बर्फ़ के तोदे ज़रा देर को ठहर जा और मेरे नगमे गौर से सुन। खूबसूरत तोदे मतलब उसकी हुस्न के बयान कर रहे हैं, और कहते हैं जब तू पहाड़ों से लुढ़कता है तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे कोई हिरन भाग रहा है। अब शकुंतला में जो शकुंतला की खूबसूरती है उसको कालिदास बयान करते हुए कहते हैं कि जैसे हिरन भागता है। यहाँ आज़ाद साहब जब ग्लेशियर आता है ऊपर से, वो उसको हिरन से तशबीह देते हैं क्योंकि वो उनका महबूब है। इसी तरह कहते हैं कि तू अपने आप को पिघलाते हुए अपने परायों में मोहब्बत बांटता है, ए खूबसूरत बर्फानी तोदे तेरी इस कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया।
पीटीवी पर मेरा एक शो था पहाड़ों के बारे में, और उसमें मेहमान खुसूसी दो थे, एक कर्नल शेर खान, बहुत पायनियर फेमस माउंटेनियर, और एक इमरान खान, और उन्हें भी चूँकि कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया से इंटरेस्ट थी। तो बाद में खान साहब ने कर्नल शेर खान से पूछा कि कर्नल साहब आप ये बताइए, कोई ख़ास जगह बताइए शुमाल की जहाँ मैं इस बरस जा सकूँ। तो उन्होंने बड़ाए करम ये कहा कि खान साहब बात ये है कि तारड़ साहब हम शुमाल वालों की निस्बत हमारे शुमाल को ज़्यादा जानते हैं, आप इनसे पूछिए। तो बाहर तौर उन्हें पूछना पड़ा। तो मैंने फेरी मेडोज़ का तज़किरा किया, तो मैंने भी यही कहा कि आप भी कोई मतलब सजेस्ट करें कि कौन सी जगह आपको अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि मिनीमग। चुनांचे एक ख्वाहिश थी कि मैं मिनीमग जाऊँ। उसके बाद मिनीमग का प्रोग्राम बना, क्योंकि मिनीमग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फ़ौज से इजाज़त लेनी पड़ी और ज़ाहिर है कि वो हमें मिल ही गई। तो ये जो छोटा देवसाई है ना, ये एक्चुअली बुर्ज़ल पास जो है। अच्छा, बुर्ज़ल पास के कॉन्सेप्ट यही आता है कि बहुत बड़ा बुलंद दर्रा है, इतना बुलंद नहीं है, लेकिन सर्दियों में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ स्नो व्हीकल्स के बगैर आप जा नहीं सकते। तो बुर्ज़ल के बाद आप नीचे उतरते हैं, छोटे देवसाई से राइट हैंड पे होते हैं, और दोमेल का एक आता है इलाका, और जहाँ की फ़ौज की छावनी है, एक छोटी सी झील है, बहुत खूबसूरत, शायद उसे मून लेक कहते हैं ये समथिंग, और उसमें एक तख्ता तैर रहा है, वहाँ पे हमें नाश्ता दिया गया। तो बहुत मतलब एक तख्ता मूव कर रहा था, हमने कहा कमाल जादू है भाई, एक तख्ता खुद ब खुद मूव कर रहा है। लेकिन मालूम हुआ कि ड्यूटी लगी हुई है 2-3 नौजवानों की, और उन्होंने उसे रस्से से बांधा हुआ है, तो वो कभी ज़रा सा खींच के इधर कर देते हैं, वो उधर कर देते हैं, तो लगता है कि वो तख्ता तैर रहा है। वहाँ पे पहुँचे मिनीमग इलाके का नाम, और ज़्यादातर लकड़ी के घर हैं, बहुत खूबसूरत है। मुझे ये भी याद है कि एक गांव था, वहाँ पे गया, वीरान पड़ा था गर्मियों में, और लकड़ी के घर थे। तो वहाँ पे एक साहब मिल गए बुज़ुर्ग, उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि वो इस्लामाबाद गए थे एक आध मरतबा, वहाँ मुझे देखा होगा टीवी पे। तो बड़ी शिकायत की, उन्होंने कहा देखें ये नई नस्ल बिल्कुल ख़राब हो गई, अब मेरा बेटा है उसकी मैंने शादी की है, तो वो कहता है मैंने उस घर में नहीं रहना जिसके नीचे आपने मवेशी बांध रखे। अब उसको कोई समझाए कि मवेशी तो पार्ट एंड पार्सल होती है हमारी लिविंग का, वो कहता है मुझे अलहदा घर बना। देखे ना, अब वो बड़े नालायन नई नस्ल से कि मवेशियों के साथ नहीं रहते। बाहर तो वहाँ से हम आगे गए, और फिर हम दामन में पहुँचे, दर्रा कामड़ी। कामड़ी जो है ये बिटवीन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, ये एक बहुत बुलंद चोटी है, एक दर्रा है। और घोड़ों पे हम गए, टॉप पे पहुँचे, और टॉप पे पाकिस्तानी फ़ौज की एक चौकी छोटी सी, और 3-4 तोपें हैं, बड़ी हैवी गन्स, और पार उधर कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और फौजी कह रहे थे कि हमने इनके नाम रखे हुए हैं, और एक को वो माधुरी दीक्षित कहते थे, वो शेप हो गया, और एक को वो करीना कपूर कहते थे। और जब कहते थे कि बाज़ औक़ात शुगल मेले में भी हम लेकिन उस ज़माने में सीज़ फायर थी। तो वहाँ जो मेजर साहब थे उन्होंने मुझे अपना कमरा दे दिया, और कमरा क्या था, पत्थर थे 4-5, एक खो सी थी, और उसमें सफ़ेद रंग का एक स्लीपिंग बैग था, दैट इज़ ऑल। कोई हीटिंग का सिस्टम नहीं था, कोई कुछ नहीं। गुसल खाने में नीचे से कहीं से पानी बेचारे लाते थे, वो नहाने के लिए था, नहाया जा नहीं सकता था। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज, अच्छा वज़ीरिस्तान के एक कैप्टन से, वेरी काइंड पर्सन, कि इसमें जो टफ़ पोस्टिंग होती है इनकी, ये वाकई टफ़ होती है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से हमारी बहुत खातिर की। उसके बाद हम दूसरी तरफ उतरे, और दूसरी तरफ हम उतरे हैं तो यकदम हमारे सामने एक गांव आया है, और एग्जैक्टली मुझे लगा कि मैं इटालिया के किसी पहाड़ी गांव में आ गया हूँ, या कोई फ्रांस का है, स्विट्ज़रलैंड का है। वो इतना यूरोपियन लग रहा था कि जो घर थे उनकी छतें ढलवानी थी, बहुत खूबसूरत घर थे, इर्द गिर्द खेत थे,
और ये था ताओबट। ताओबट आखिरी गांव समझा जाता है अगर उधर मुजफ्फराबाद से आए, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब काफ़ी लोग उधर जा रहे हैं। चुनांचे दरियाए नीलम के किनारे हमारी दावत हुई, फ़ौज वालों ने की, और वो बकरा शकरा हमारे एजाज़ में उन्होंने हलाल किया। तो वो पूरा फिर उसके बाद जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि कितना चेंज आ चुका है। यानी 50-60 साल 68 साल पहले मैं उसी रास्ते पे आया था, अब उसी रास्ते पे मैं जा रहा था, और मतलब पहचाना नहीं जाता था। एक तो टूरिस्ट की भरमार, उसके बाद जब मैं शारदा से गुज़रा हूँ तो तब मुझे उसकी अहमियत का एहसास हुआ। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है वो यही है कि अभी तक वो ट्रेजिडी जारी। इस दफ़ा भी मैंने देखा कि वो जो गांव के लोग हैं वहाँ इकट्ठे हैं और इधर के लोग इधर हैं, और वो एक दूसरे से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं या वो चिट्ठियाँ फेंक रहे हैं। सवाल ये पैदा रहता है कि क्या ये ट्रेजिडी जो है कश्मीरियों के लिए ये हमेशा यूं ही जारी रहेगी या इसका कोई हल होगा, या वो उधर चले जाएं या इधर चले जाएं, या अपने तौर जो उनका चाहता है दिल उधर चले जाएं। इसका हल मेरे पास था।